तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी सुना उससे पहले पिछले कुछ दिनों से कई मेल आए और एक झारखंड के दुमका की एक अफसोसनाक वारदात। ऐसी कहानियों को सुनाने से बचने की कोशिश करता हूं, लेकिन पेशा ऐसा है कि बच नहीं पाता हूं। ऐसी चीजें जो होती है हमारे इर्द गिर्द, जो झकझोर कर रखते। दुमका में एक 12वीं क्लास में पढ़ने वाली अंकिता नाम की लड़की के साथ जो कुछ हुआ, कितनी बार हम लोग निर्भया और इस टाइप की चीजों को याद करेंगे। 12वीं क्लास की एक लड़की और एक लड़का जिसका नाम शाहरुख हुसैन। शाहरुख हुसैन पड़ोस में रहने वाला, कहते हैं कि एक तरफा प्यार में पागल। ये जो कुछ हुआ अंकिता के साथ, जो कुछ उसने किया, अंकिता की जो जान गई, उन सबसे ज्यादा चीज जो परेशान करती है वो जानते हैं क्या है? आप सब लोगों में से बहुत सारे लोगों ने तस्वीरें देखी होंगी सोशल मीडिया पर। जो अक्यूज्ड है शाहरुख हुसैन, उस शाहरुख को जब पुलिस पकड़ कर ले जा रही है, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है, वो हंस रहा है, हंसता हुआ दिख रहा है। एक इंसान की जान लेने के बाद एक 12वीं क्लास की बच्ची, जिसने शायद अभी पूरी दुनिया में ठीक से नहीं देखी हो, अभी उसके सामने पूरा करियर, पूरी जिंदगी पड़ी है, एक 12वीं क्लास की बच्ची को इस तरीके से जिंदा जला के मार देने के बाद उसका कातिल यूं हंस रहा है। इस हंसी को देखकर यही लगता है कि शायद दो चीजें हैं। एक, कानून का खौफ अब शायद लोगों के दिलों से दूर हो चुका है, डर नहीं रहा, क्योंकि आप पुलिस की गिरफ्त में भी अगर ऐसी हंसी को देखते हैं तो फिर अजीब सा लगता है। दूसरा, शायद हम सभी के संस्कार का भी अंतिम संस्कार हो चुका है, क्योंकि इस तरीके की चीजें करने के बाद ऐसी बेशर्म हंसी, ऐसी वहशियाना हंसी, आप सोचो उस अंकिता के माँ बाप पे क्या गुजरेगी। अंकिता के माँ बाप को छोड़ दीजिए, जिन लोगों ने भी इस कहानी को सुनी, हर कोई दहल उठा। उन्हें भी इस बात पे गुस्सा है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कातिल मुस्कुरा रहा है। पूरी कहानी ये कि दुमका में अंकिता नाम की एक बच्ची रहा करती थी। माँ बाप ठीक ठाक थे, पिता बिजनेसमैन थे, अंकिता स्कूल में पढ़ती थी। माली हालत इतनी भी अच्छी नहीं थी। अंकिता 12वीं की तैयारी कर रही थी, साथ में ट्यूशन भी दिया करती थी। और इसी दौरान में उसी के मोहल्ले में रहने वाला शाहरुख नाम का एक लड़का अचानक उसका पीछा करना शुरू करता है। कई बार रास्ते में गुजरते हुए, स्कूल आते जाते, ट्यूशन में वो दिखता, लेकिन अंकिता उसको नजरअंदाज करती रहती थी। लेकिन फिर एक रोज पता नहीं अंकिता की एक सहेली से शाहरुख ने उसका नंबर ले लिया, और उस नंबर को लेने के बाद अब उसको फोन पे वो परेशान करने लगा। उससे कहता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। अंकिता साफ उसको मना करती, डांटती, और ये चीजें चलती रही। बल्कि अंकिता ने फिर अपने फादर से इसकी शिकायत भी की। इसके बाद 23 अगस्त की तारीख आ गई। इसी 23 तारीख को उसने धमकी दी शाहरुख ने अंकिता से कि अगर तुमने मेरा प्रपोजल नहीं माना, तुमने मुझसे प्यार नहीं किया, तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर वालों को भी मार देंगे। अब अंकिता ये सुनकर थोड़ी घबराई, डरी, घर आई। अपने पिता से उसने कहा कि ऐसे ऐसे उसने मुझे कहा है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सुबह हम इस बारे में बात करेंगे। इससे पहले इस शाहरुख के एक भाई जिसका नाम सलमान है, उससे भी उसके पिता बात कर चुके थे किसी इसी मसले पे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, 24 अगस्त की सुबह जो है हम बात करेंगे उसके परिवार से। और बाकी हो सकता था शायद 24 को पुलिस के पास भी जाते, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। 23 अगस्त की सुबह लगभग 4 बजे का वक्त था। अंकिता अपने कमरे में सो रही थी। उसके कमरे में एक दरवाजे के अलावा एक खिड़की। 4 बजे के आसपास अचानक अंकिता को एहसास हुआ कि शायद उसके कमरे में कुछ जल रहा है। उसने आंखें खोली घबरा कर, तो उसे खिड़की के पास नीले शर्ट में शाहरुख का चेहरा नजर आया। वो घबरा के उठी। शाहरुख जो है तब तक पेट्रोल उस खिड़की के रास्ते कमरे में डालकर, अंकिता पर डालकर, माचिस की तीली जलाकर और बाहर से दरवाजा बंद कर भाग चुका था। अब अंकिता धीरे धीरे आग पकड़ ली और अंकिता उसमें जलने लगी। अंकिता शोर मचाई। फिर खैर घर वाले आए, बाकी लोग आए, और उस जलती हुई अंकिता को पहले आग बुझाया गया और फिर उसे वहाँ हॉस्पिटल ले जाया गया। फिर वहाँ के नामी हॉस्पिटल रिम्स ले जाया गया। इसके बाद अगले 23 से लेकर 29 मतलब 28 अगस्त तक अंकिता जिंदगी और मौत से जूझती रही। काफी ज्यादा बर्न हो गया था, काफी ज्यादा वो जल चुकी थी। इस दौरान में फिर मजिस्ट्रेट आए और अंकिता ने उससे पहले अपना एक पूरा बयान भी दिया वीडियो पे।
और उसने अपने बयान में पूरी कहानी ली और उसने बताया कि उसका नाम क्या है, कौन सी कमीज पहने हुआ था, कैसे उसने खिड़की पे देखा। मतलब एक चश्मदीद जो अभी जिंदा थी लेकिन उसके बाद नहीं रही, उसने मरने से पहले पूरा बयान दे दिया। अब ये बयान जो उसने दिया था वो एक तरह से डाइंग डिक्लेरेशन हो गया, और डाइंग डिक्लेरेशन अदालत में एक पुख्ता सबूत माना जाता है। तो उसने इसके लिए पूरी तरह से शाहरुख को जिम्मेदार ठहराया। उसी के बाद शाहरुख को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इस दौरान में जो कुछ हुआ था उसको लेकर लोगों का गुस्सा भड़का, विरोध प्रदर्शन हुए। हालांकि इधर झारखंड की सरकार अपनी ही मुसीबत में उलझी हुई है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो लाभ के पद की वजह से उनकी कुर्सी जा रही है, अपने मेले को लेकर इधर से उधर भटक रहे हैं। तो सरकार को कहाँ इन सब चीज़ों की सुध, लोगों का गुस्सा। खैर शाहरुख को तो पकड़ लिया गया, लेकिन अब डाइंग डिक्लेरेशन के बाद देखना यह है कि इस मुकदमे का फैसला कितनी जल्दी होता है और अदालत उसे क्या सजा सुनाती है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो क्राइम हुआ है, इस क्राइम से ज़्यादा डराता है, चौंकाता है, ज़्यादा परेशान करता है वो ये कि कातिल पहले कत्ल करता है और फिर बेखौफ पुलिस की कस्टडी में रहते हुए कैमरे की तरफ देखता और हंसता है, जैसे मालूम नहीं उसने क्या किया। ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ऐसे लोग ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचें उसके लिए सिस्टम में क्या होना चाहिए। ये सोचना चाहिए कानून को भी, पुलिस को भी, अदालत को भी, क्योंकि जब तक आपके दिलों में, लोगों के दिलों में कानून और पुलिस का खौफ नहीं होगा, क्राइम होते रहेंगे। लेकिन इस तरह के क्राइम इंसान को झकझोर कर रख देते हैं। मेरा मानना है कि ऐसे केस में अदालत, पुलिस, इन सबको एक नज़ीर बनना चाहिए। और यहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन भी है, मौत हो चुकी, एक इंसान को जिंदा जलाया। अब इसको कई बार अदालत में ऐसे मामले आते हैं जिसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर को अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं और फिर सजाए मौत को उम्र कैद में बदल देते हैं। उम्र कैद में बहुत सारे क्रिमिनल और लोग सोचते हैं चलो जेल है, और जेल का सिस्टम आपको पता है अपने यहाँ, जेल में ऐश ही है एक तरह से, हर चीज़ तो मुहैया है जेल के अंदर। तो ऐसे केसेस में जहाँ इस तरह की चीज़ों, ऐसी मौत और उसके बाद ऐसी हंसी, मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर लोगों के दिलों में, क्रिमिनल के दिलों में कानून का खौफ कायम करना है तो न सिर्फ ऐसे मुकदमों की सुनवाई बेहद तेज़ी से होनी चाहिए, बल्कि मैक्सिमम पनिशमेंट यानी कि सीधे सीधे मौत की सज़ा दी जानी चाहिए, ताकि बाकी लोग इससे सबक सीख सकें। तो ये अंकिता की पूरी कहानी थी। लगातार टीवी पर, सोशल मीडिया पर आप लोग देख ही रहे हैं। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। आज की कहानी मुंबई की कहानी है, नवी मुंबई की, और ये कहानी सिर्फ साल भर पुरानी है। बात 30 जुलाई 2021 की है। नवी मुंबई, नवी मुंबई में एक जगह है जहां पर एरोली, ये एरोली एक तरह का एक सेक्टर्स पूरा बटा हुआ है और पॉश इलाका है एरोली, नवी मुंबई में। तेसी एरोली इलाके के एक अपार्टमेंट में राजेश कुमार नाम के एक इंजीनियर रहा करते थे। साथ में उनकी पत्नी लक्ष्मी और एक 15 साल की बच्ची गुड़िया, ये तीनों रहा करते थे। खुशहाल परिवार, राजेश की अच्छी खासी नौकरी, बड़ी कंपनी में, सब ठीक चल रहा था। गुड़िया जो है वो अब 12वीं के बाद डॉक्टर बनना चाहती थी और इसीलिए वो तैयारी कर रही थी, और उसके लिए अब जो नीट का एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कर रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 30 जुलाई 2021 2:39 पर 2:39 एक मैसेज जाता है 3 लोगों को, एक राजेश कुमार को, एक जो राजेश कुमार के साले हैं शैलेश उनको, और एक शैलेश की वाइफ को। 2 लाइन का एक व्हाट्सएप मैसेज था। 2:39 दोपहर का वक्त। मैसेज में लिखा था कि मैंने सब कुछ करने की कोशिश की मगर अब मैं छोड़कर जा रही हूं। मैंने सब कुछ करने की कोशिश की मगर अब मैं छोड़कर जा रही हूं। बस ये 2 लाइन का मैसेज था, और ये मैसेज भेजने वाली थी लक्ष्मी, यानी कि इंजीनियर राजेश कुमार की वाइफ। 2:39 3 लोगों को भेजा। जैसे ही ये मैसेज राजेश ने पढ़ा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें लगा ये क्या। उन्होंने वापस पलटकर लक्ष्मी के मोबाइल पे कॉल किया, लेकिन कोई कॉल उठा नहीं रहा है। फिर उन्होंने अपने साले को फोन किया, शैलेश को। उन्होंने कहा ऐसे मैसेज। उसने कहा कि मेरे पास खुद अभी मैसेज ही पढ़ रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब शैलेश भी चूंकि इसी
इलाके में रहता था और राजेश का दफ्तर थोड़ा दूर था। तो राजेश ने कहा कि तुम फौरन घर भागो। शैलेश भागता हुआ घर गया। घर जाने के बाद उसने देखा कि गुड़िया बाहर दरवाजे के बाहर रो रही है और दरवाजा अंदर से लॉक है। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, अपनी बहन लक्ष्मी को आवाज दी, बट कोई फायदा नहीं, अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं। राजेश को लगा कि कुछ गड़बड़ है। इसी के बाद उसने फौरन 100 नंबर पर पुलिस को कॉल कर दिया और कॉल करने के बाद कहा कि मैं ऐसे ऐसे एरोली से बोल रहा हूं और मेरा नाम शैलेश है और एक मेरी बहन है लक्ष्मी, और उसने हमें 2:39 पर एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा है और अब मैं घर पे हूं। मेरी भांजी बाहर है, सिस्टर कमरे के अंदर है, लेकिन दरवाजा नहीं खोल रही है, दरवाजा लॉक्ड है। पुलिस भी ये सुनकर लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करती है। इसके बाद लोकल पुलिस से 3 पुलिस वाले फौरन एरोली के इस इलाके पे, इस पते पे पहुंचते हैं। वहां आकर देखते हैं तो शैलेश उन्हें मिलता है, वो ले जाता है दरवाजे तक, बताता है ये अपार्टमेंट है। अब वहां ले जाने के बाद पुलिस तमाम कोशिश करती है। वो दरवाजा ऐसा था जो अंदर से लॉक था और बाहर से भी वो, जैसे होटल में दरवाजा होता है, एक बार अंदर से अगर हो गया तो बाहर से चाबी से खोल सकते हैं, लेकिन उसकी चाबी भी अंदर थी। अब पुलिस वाले ने पहले कोशिश की, लेकिन वक्त बड़ा कीमती था क्योंकि एक मैसेज आया था, कुछ भी हो सकता था। पुलिस वालों ने घर वालों की रजामंदी और पड़ोसियों की मौजूदगी में ये तय किया कि इस दरवाजे को तोड़ना है। इसके बाद सबने कहा बिल्कुल, दरवाजा तोड़ा गया। जो डर था वही हुआ। अंदर लक्ष्मी की लाश पड़ी थी। अब जैसे ही शैलेश ने देखा वो रोने लगा। इधर गुड़िया ने अपनी मां की लाश देखी, रोने लगी। तब तक थोड़ी देर में राजेश कुमार वो भी पहुंच गए घर। उनकी भी अजीब हालत। अब पुलिस ने तमाम लोगों से जो शुरुआती पूछताछ की, उसके बाद लाश को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। अब पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि पति पत्नी के बीच बहुत अच्छा रिश्ता था, दोनों में बड़ा प्यार था, घर की आर्थिक हालत भी वो खराब नहीं थी। एक बेटी थी, वो मेडिकल की तैयारी कर रही थी। जो शैलेश साले साहब से भी पूछा, उन्होंने भी अपने जीजा या किसी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की। पड़ोसियों ने भी कहा बड़ा अच्छा परिवार है। पुलिस को लगा फिर वजह क्या हो सकती है। सुसाइड नोट कमरे से कोई मिला नहीं, सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज था। खैर, पुलिस ने अपनी तफ्तीश रखी और ये मानकर चला कि ये एक सुसाइड है। अब लाश भेज दी गई थी पोस्टमार्टम के लिए। 2 दिन बीत गए। 2 दिन तक पुलिस यही मानकर बैठी रही कि एक सुसाइड का केस है, रिपोर्ट आ जाएगी, क्लोज कर देंगे। और फैमिली में से किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं किया किसी के बारे में कि लक्ष्मी की मौत के लिए जिम्मेदार है। तो सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन 2 दिन के बाद, यानी कि ये जुलाई का मामला था, अगस्त, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और पुलिस हैरान हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि लक्ष्मी की मौत गला घोटने से हुई है। ये एक मर्डर है, हैंगिंग से नहीं हुई है, गला घोट कर उसे मारा गया है। अब पुलिस के लिए ये बड़ी अजीब बात थी क्योंकि पुलिस खुद मौजूद थी मौका वारदात पर। उसने देखा कि कमरे का दरवाजा उसने खुद तोड़वाया, कमरा अंदर से लॉक, और इसके अलावा और कोई आने जाने का रास्ता नहीं। तो फिर कोई कैसे गला घोंट कर कमरे को अंदर से बंद कर सकता है। याद कीजिए, यही चीज सुशांत सिंह राजपूत केस में भी था कि कमरा अंदर से बंद था और वैसे ही लॉक था जैसे होटल में होता है, जैसे इस केस में। तो खैर, कमरा अंदर से बंद था, लेकिन अब पुलिस के लिए कि ये तो मर्डर है, गला घोट कर मारा गया। अब पुलिस ने अपनी जांच की दिशा बदली, फिर से जो है पूरे मामले में हर एंगल से जांच करने का फैसला किया। अब पूछताछ शुरू हुई, लेकिन ऐसा कोई क्लू, ऐसा कोई सबूत नहीं मिल रहा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया जो इस अपार्टमेंट के इर्द गिर्द आए जाए। हैरानी की बात यह थी कि उस वक्त जब ये इंसिडेंट हुआ, 2:39 में मैसेज था। 2 बजे से लेकर 3 के दरमियान या दोपहर 12 से लेकर 3 के दरमियान जितने भी कैमरे थे, उनमें कहीं से भी ये नजर नहीं आया कि इस घर में कोई बाहर से आया है या इस घर से कोई बाहर के लिए निकला है। अब कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, फिर कत्ल किसने किया? पुलिस परेशान, तमाम तरह से वो अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। राजेश को भी हर तरह से खंगाल लिया, उसके लक्ष्मी के भाई को भी, कुछ पड़ोसियों से भी। उन्होंने कहा कि हमारी किसी से दुश्मनी भी नहीं है। इधर सदमे से थोड़ी थोड़ी उभरी जो 15 साल की नाबालिग बच्ची गुड़िया, उससे भी पुलिस ने पूछा। उसने यही कहा कि माँ घर पे थी, मैं भी घर पे थी। खाना खाने के बाद अचानक
माँ जो है कमरे में गई और बंद कर ली, और उसके बाद मैंने कई बार आवाज़ दी, नहीं खुला। और उधर पति ने, भाई ने, सबने ये बताया कि हमारे पास मैसेज आया। अब एक चीज़ में पुलिस श्योर थी, और वो ये कि 2:39 से पहले 1 घंटा और 2:39 के बाद 1 घंटे कोई इस घर में नहीं आया और न कोई इस घर से बाहर गया। जो गुड़िया का बयान था खाना खाने का वक्त और टाइम, उसके हिसाब से पुलिस ने अंदाजा लगाया कि करीब करीब 1:30 बजे तक लक्ष्मी जिंदा थी। जो कुछ हुआ 1:30 के बाद हुआ, 1:30 से 3 के दरमियान हुआ। अब हर कैमरे को खंगालने के बाद जब ये कंफर्म हो गया कि इस घर में कोई बाहर से नहीं आया, न इस घर से कोई बाहर निकला, तो सवाल यह कि घर के अंदर सिर्फ 2 लोग, एक लक्ष्मी और एक 15 साल की उसकी नाबालिग बच्ची। तो क्या नाबालिग बच्ची अपनी मां का कत्ल करेगी? अब पुलिस खुद ही अपनी इस थ्योरी को आगे बढ़ा रही है और खुद ही मना भी कर रही है कि ऐसा नहीं है, मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर पुलिस ने कहा कि चलो गुड़िया को टटोलते हैं। अब पुलिस ने गुड़िया के, अब तक सारे लोगों को जो रडार पे लिया था उनकी इन्वेस्टिगेशन कर ली। अब उसने कहा जरा गुड़िया के बारे में पता करते हैं। अब गुड़िया के बारे में जो चीजें रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से पता चली, तो ये कि हाँ पढ़ती थी, लेकिन बहुत ज्यादा पढ़ती नहीं थी। मेडिकल की तैयारी कर रही थी, माँ बाप उसको अक्सर डांटते थे। नीट का जो एग्जाम है उसमें बहुत कम बच्चे बाहर निकलते हैं, तो नीट की तैयारी अच्छे से करो। और वो ज्यादातर पढ़ाई के अलावा बाकी चीजों में बिजी होती थी, जैसे मोबाइल पे, गेम पे, मूवी में। तो अक्सर माँ ज्यादा सख्त थी, आमतौर पर हर घरों में यही होता है। और माँ जो है उसे अक्सर पढ़ाई को लेकर डांटती थी, और खासतौर पर नीट की तैयारी को लेकर। ये बात गुड़िया को कई बार बुरी लगती थी, लेकिन ठीक है, हर घर में ऐसा होता है, इससे गुड़िया क्या कर लेगी? किसी का कत्ल थोड़ी करेगी, वो अपनी माँ का। पुलिस को लगा कि ठीक है, ये बड़ी नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन है। फिर पुलिस ने कहा कि चलो, बाप से पूरी बात कर ली, राजेश से अपनी बेटी के बारे में। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बताई जो केस पे रोशनी डाले। अब शैलेश से बात की, गुड़िया के मामा से। पुलिस ने पूछा कि कोई भी छोटी बड़ी बात आप बताओ। शैलेश भी अपनी बहन के कातिल को चाहता था कि पकड़ा जाए। शैलेश ने बताया कि 3 दिन पहले मेरी बहन और भांजी दोनों मेरे घर आई थी, और जब घर आई तो वहां पे कुछ देर के बाद फिर उन्होंने शिकायत की थी कि गुड़िया पढ़ नहीं रही ध्यान से, और नीट की तैयारी करनी है, वो उस पर पूरा फोकस नहीं है। तो इस बात पे माँ बेटी में बड़ा झगड़ा हुआ, और उस झगड़े के बाद वो लोग वक्त से पहले घर से निकल गए थे। अब पुलिस ने कहा कि इसमें भी ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन फिर पुलिस को अपनी भी थ्योरी लग रही है कि कोई ना बाहरी आदमी आया है ना गया है, यही 2 लोग हैं, और 2 में से एक जिंदा है, एक की मौत हो चुकी है। फिर एक 15 साल की बच्ची है, आप उसको टॉर्चर भी नहीं कर सकते, आप उसको नाबालिग है, पुलिस स्टेशन में भी ले जाकर नहीं रह सकते। पुलिस ने कुछ इमोशनल कार्ड खेले और धीरे धीरे गुड़िया से बातचीत करनी शुरू की, बेटा बेटा करके, और ये बिल्कुल अंदाजा नहीं कि वो होगा। और फिर पुलिस ने अपनी तरफ से कि बेटा हमें सब पता चल गया, और कुछ झूठ बोले कि देखो ये सबूत मिला, तुमने ऐसा किया था, तुमने ऐसा किया था। अब उसे लगा कि मेरी राज जो है वो, मेरा राज खुल चुका है, मैं पकड़ी गई। और इसी इमोशनल और पुलिस का जो ट्रिक्स था, क्योंकि 15 साल की बच्ची को आप टॉर्चर कर नहीं सकते, काम कर गया। और गुड़िया पुलिस वालों की बातों में आ गई, और फिर उसने इकरार जुर्म किया, और फिर कहानी सुनाई। कहानी ये कि उसकी माँ हमेशा उसको नीट को लेकर डांटा करती थी, एग्जाम पढ़ाई को लेकर डांटा करती थी, हर बच्चे को जैसे माँ बाप डांटते हैं। 30 जुलाई की दोपहर को भी पढ़ाई को लेकर माँ बेटी में झगड़ा हुआ। इसके बाद उस दिन उसकी माँ बहुत गुस्से में थी। माँ किचन में काम कर रही थी, किचन में गुड़िया आई। उसने उससे कहा कि तुम ध्यान नहीं दे रही हो, तुमको बहुत मारूंगी, और उससे पहले वो पीट भी चुकी थी। फिर अचानक माँ ने, वो किचन में कुछ काम कर रही थी, चाकू हाथ में उठा लिया और कहा कि तुम अगर नीट वीट क्लियर नहीं हुआ, तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुमको मार देंगे इसी चाकू से। कई बार माँ बाप कोई भी चीज़ हाथ में, झाड़ू से लेके कुछ होता, डंडा, हम सब देख चुके हैं। मैं तो बहुत पिटा हूँ बचपन में। तो वो कहते हैं इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आज का दौर शायद बदल गया है। अब वो चाकू हाथ में देख के गुड़िया को लगा कि सच में मेरी माँ कहीं मार न दे गुस्से में। इसके बाद उसने उस चाकू वाले हाथ को पकड़ के गुड़िया ने अपनी माँ को धक्का दिया। माँ नीचे गिर गई, सर दीवार पे जा लगा। दीवार पे लगा तो खून बहने लगा। अब उसे लगा कि ये क्या है। फिर उसने वहीं पे एक बेल्ट पड़ा हुआ था, उसने बेल्ट उठाया और अपनी माँ के गले में बेल्ट बांध दिया, और तब तक बेल्ट को खींचती रही जब तक कि माँ की सांसें टूट नहीं गई। अब माँ की मौत हो गई। इसके बाद वो लाश को उठाती है
घसीटते हुए ले जाती है रूम में ले जाकर रख देती है, और दरवाज़ा ऐसा था कि वो अंदर से नॉब घुमा देती है और फिर बाहर से खींच लेती है, चाबी अंदर की तरफ है। और उसके बाद वो माँ के ही फ़ोन लेती है उससे पहले कमरे में ही, और माँ के ही फ़ोन से 3 मैसेज करती है, मतलब एक मैसेज 3 लोगों को, एक अपने पापा को, एक अपने मामा को और एक अपनी चाची को। और इन तीनों मैसेज में सिर्फ वो वही 2 लाइन लिखती है कि मैंने सब कुछ करने की कोशिश की, मगर अब मैं छोड़ कर जा रही हूँ। उस बच्ची के दिमाग में ये था कि ये शायद सुसाइड के लाइन है। उस बच्ची के दिमाग में था कि गला घोंटने से मौत होती है, सुसाइड भी दिखा सकते हैं, कई पिक्चर सीरियल में देखा होगा। और ये मैसेज किया, जिसके बाद फिर मामा घर पहुंचे, फिर पुलिस को फ़ोन किया। अभी जब सारी कहानी आई उसके बाद सारे फिंगरप्रिंट्स भी मैच कर गए, लेकिन गुड़िया की उम्र 15 साल थी। पुलिस ने उसको फिर कस्टडी में लिया, और कस्टडी में लेने के बाद उसको बालिका सुधार केंद्र भेज दिया गया। लगभग अभी साल भर हो रहे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक गुड़िया को रहना है। लेकिन इससे पहले भी हमने आपको कहानी सुनाई कैसे वो लखनऊ पबजी केस में उस बेटे की, हालांकि उसमें कई कहानियां आ रही हैं और अभी तक उसका कुछ फाइनल नहीं आया, जब आएगा अपडेट दूंगा। और यहाँ की माँ अपनी बेटी को पढ़ने के लिए टोकती है, मारती है, डांटती है, और बेटी को इतना गुस्सा आता है कि सिर्फ 15 साल की उम्र में अपनी माँ का ही खून कर देती है। गुस्सा, इसके अलावा जो सब्र है, पेशेंस, ये सब चीज़ें शायद खोती जा रही हैं और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब इसकी वजह क्या है मालूम नहीं, लेकिन एक दौर था जब हम सभी, मुझे लगता है, पढ़ाई के लिए, खेलने के लिए, क्रिकेट, मूवी देखने के लिए खूब डांट खाए, खूब पिटे। मुझे तो याद है मैं हैंगर सक से पिटा हूँ, बहुत सारे पीठ पे निशान भी हो जाते थे। झाड़ू से पिटा हूँ, डंडे से पिटा हूँ, मतलब जो भी गुस्से में सामने आ जाए। अम्मी के मेरे हाँ, मेरे फादर ने मुझे कभी नहीं पीटा, अम्मी से बहुत पिटा हूँ। और जितने भाई बहन हैं शायद उसमें सबसे ज़्यादा मैं ही पिटा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा शैतान शायद मैं ही था। लेकिन कभी एक पल को भी ये ख्याल नहीं आया कि मैं, मतलब पलट कर कुछ करना तो छोड़िए, मैं जवाब भी दे सकूं या उनका हाथ पकड़ सकूं। हाँ, अपने आप को बचाने की तमाम कोशिश करता था कि अगर मार रहे हैं तो थोड़ा दाएं बाएं हो जाऊं, ताकि ऐसी जगह पे लगे जहां चोट कम लगे। तो ये सब चीज़ें तो करता था, लेकिन कभी ख्याल एक सेकंड के लिए भी उतने वक्त में ये नहीं आया कि मैं हाथ पकड़ लूं या उनको धक्का दूं या पलट कर बदतमीजी से या फिर कुछ बोलूं, जवाब दे दूं। ये कभी नहीं, मतलब कभी ख्याल नहीं आया। लेकिन आजकल बहुत सारे मैं पेरेंट्स से मिलता हूँ, वो कहते हैं आजकल को तो बच्चों को डांटते और मतलब पीटना तो दूर है, डांटते हुए भी डर लगता है। दुआ यही है कि ऐसा ना हो और सब अच्छे रहे, ठीक रहे, और ये जो चीज़ें हो रही हैं ये सारी चीज़ें रुक जाए। अब कहानी खत्म करने से पहले वही अपना सिलसिला, खेमराज नामदेव, आज इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे खेमराज साहब। इसके अलावा आज भौमिक वघेला का भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे भौमिक। रविता, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे रविता जी। और सतपाल जी ने भेजा कतर से। यासीन नागौरी, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे यासीन साहब। और मोहम्मद मदनी नागौरी ने भेजा है। साथ ही साक्षी सिन्हा जी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे साक्षी जी। आदित्य राज ने भेजा है। रेणु ठाकुर, हैप्पी बर्थडे रेणु जी। और निशा सिंह सितारे ने भेजा है। इसके अलावा रिधिका, इनका भी बर्थडे है, और हैप्पी बर्थडे रिधिका। और लाली जी ने भेजा, पटना से उनकी बिटिया है ये। मयंक यादव, इनका भी आज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मयंक साहब। और रीता यादव जी ने भेजा। सरफराज खान का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सरफराज। और जमशेदपुर से हैं ये। इसके अलावा अलीना खातून का भी बर्थडे, लेकिन कल था, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे अलीना। और वाजिद सईद ने भेजा है। इसके अलावा साजिद, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे साजिद। और शाहनवाज के बेटे हैं, इनका भी कल था 30 को, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और ये मिर्जाबाद यूपी से हैं। इसके अलावा राजा राज मंडल का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे राजा राज साहब। और संजय मंडल ने भेजा है। सौरभ कुमार दुबे, अच्छा, एक तो आप तमाम लोगों को आज गणेश चतुर्थी है, उसकी बहुत बहुत बधाई। और लास्ट टू लास्ट ईयर मैं मुंबई में था, लेकिन तब कोरोना था, तो बड़े सारे रिस्ट्रिक्शन थे, रोक थी। इस बार तो ऐसा कुछ है नहीं, और मुंबई में वाकई गणेश चतुर्थी का जो पूरा ये होता है वो देखने लायक होता है। तो पूरी क्राइम तक फैमिली को आज गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद।
इसके अलावा राहुल द्विवेदी हैं, नेहा वर्मा है, इन्होंने अंकिता के बारे में कही थी। अनिरुद्ध है, एक कहानी की फरमाइश की है। अमन अहमद ने कहानी की फरमाइश की। अनवर मंसूरी हैं और साथ ही सदाकर चौहान, शायद मैंने गलत नाम लिखा, सुधाकर चौहान, सॉरी, तो सुधाकर चौहान ने भी एक कहानी की फरमाइश की है। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।